एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में आज मैं जब रॉकी राकेश की केस फाइल के अगले पन्ने पलटता हूँ तो महसूस करता हूँ कि बहुत लंबे समय तक मेरे सामने केवल कुछ बिखरे हुए तथ्य थे बस। मेरा 20 साल से भी पुराना पेशेंट, फेमस फिल्म स्टार रॉकी राकेश, 2 दशकों से सिनेमा वर्ल्ड पर राज कर रहा एक ऐसा अभिनेता जिसका असाधारण हुनर उससे उतना ही एकाएक छिन गया था जितना अचानक उसे वह मिला था। एक पुराना सिल्वर लाइटर और कुछ ऐसे संयोग जिनका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिल रहा था। तब भी मुझे विश्वास था कि इस पहेली का उत्तर विज्ञान के दायरे में ही मिलेगा। इसलिए मैंने अपना अगला कदम उठाया, हिप्नोसिस। पहले सेशन में मैंने उसे उसके बचपन की यादों तक ले जाने की कोशिश की, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के, जैसा किसी सफल हिप्नोसिस सेशन में करना चाहिए। कमरे में सिर्फ मेरी आवाज थी और घड़ी की धीमी टिक टिक। शुरुआत में सब सामान्य था। एक झील, ठंडा पानी, स्कूल के दोस्तों की हंसी, मां की गोद की गर्माहट, धुंधली धुंधली तस्वीरें, यादें अलग अलग टाइमलाइन से मिक्स होती रही, जैसा बचपन की यादों के साथ अक्सर होता है। फिर बहुत धीरे धीरे, बिना बुलाए, कुछ और उभरने लगा। पहले सिर्फ एक गंध, पुरानी लकड़ी की, नमी की। फिर एक आवाज, कहीं दूर से कदमों की, लकड़ी के फर्श पर। और फिर एक तस्वीर, धुंधली, साफ होती हुई, एक खाली थिएटर हॉल, अंधेरे में सिर्फ एक कोने में हल्की रोशनी, और कोई वहां अकेला खड़ा, बार बार एक ही मोनोलॉग दोहरा रहा है, एक ही लाइन पर बार बार अटक रहा है, जैसे उसे कभी भी वो लाइन सही न लग रही हो। मैंने पूछा, कौन है वो? रॉकी की सांसें तेज हो गई, उसकी आवाज कांपने लगी। उसने कहा, ये कौन है? ये मैं नहीं जानता। ये मैं नहीं हूं। बस इतना ही। मैं और आगे नहीं गया। पहले सेशन में इतना काफी था। ज्यादा खींचना खतरनाक होता। मैंने उसे वापस बुलाया, धीरे धीरे गिनती करते हुए, जैसा प्रोटोकॉल है। सेशन खत्म हुआ। उसे होश में आने पर कुछ याद नहीं था, सिर्फ थकान थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज उठाकर रखी हो। उसकी कनपटी पर पसीना था, हालांकि कमरा ठंडा था। दूसरे सेशन में मैंने उसे उसके टीन एज में भेजा, लगभग 14-15 साल की उम्र में। पाइन क्रेस्ट स्कूल, भवाली, नैनीताल, जहां वो बोर्डिंग में पढ़ता था। मैंने उसे बहुत धीरे धीरे वहां पहुंचाया, एक एक सीढ़ी करके। पहले स्कूल की घंटी की आवाज, फिर डॉर्मिटरी का बिस्तर, फिर सुबह की ठंडी हवा, चीड़ के पेड़ों की गंध। उस साल मॉनसून कमजोर रहा था, उसने बताया, और बारिश के बाद भी कांकड़ ताल का पानी असामान्य रूप से नीचे उतर गया था। स्कूल में सब इस बारे में बातें कर रहे थे कि झील का किनारा हर हफ्ते थोड़ा और नीचे जा रहा है, नई नई चीजें दिखा रहा है। पुराने जूते, टूटे बर्तन, एक बार एक साइकिल का पहिया भी। और ऐसे में वो और उसके 2 दोस्त, समीर और अभय, एक दोपहर क्लास और हॉस्टल बंक करके झील किनारे पिकनिक पर गए थे।
बासी पराठे, चोरी की सिगरेट और लड़कपन की वो लापरवाही जो सिर्फ 15 साल की उम्र में होती है। ये जवाब रॉकी के परिवार से मिल पाना नामुमकिन था। तभी रॉकी की आवाज यहां धीमी हो गई, जैसे जैसे वो सच में काकड़ताल के किनारे खड़ा हो। उसने बताया, झील के पास पहुंचते ही तीनों की हंसी अचानक कम हो गई, बिना किसी वजह के। हवा वहां रुकी हुई लगती थी, जैसे झील खुद सांसें रोके बैठी हो। पानी बिल्कुल शांत, कोई पक्षी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ जूतों के नीचे कीचड़ की चप चप। समीर ने मजाक में कुछ कहा था, रॉकी को याद नहीं क्या, और तीनों जोर से हंसे, जरूरत से ज्यादा जोर से, जैसे उस सन्नाटे को भगाना चाहते हो। फिर अचानक अभय रुक गया। कीचड़ भरे किनारे पर झाड़ियों के बीच उसने कुछ कुछ सफेद सा देखा, आधा कीचड़ में धंसा हुआ। तीनों पास गए। धीरे धीरे हंसी अब पूरी तरह गायब। पास जाकर पता चला, एक इंसानी खोपड़ी, जबड़ा हल्का खुला, मानो कुछ कहने की कोशिश में रुकी रह गई हो। आंखों की जगह सिर्फ काला कीचड़। कोई नहीं बोला कई सेकंड तक। फिर समीर पीछे हट गया, कहा चलो यहां से। अभय हंसने लगा, डर की हंसी, वो हंसी जो टीनेज लड़के तब हंसते हैं जब वो डर नहीं दिखाना चाहते। उसने रॉकी यानी कि राकेश, तब वो राकेश ही था, राकेश को धकेला और कहा, तू तो बड़ा हीरो बनता है, छू के दिखा। ये क्या छुएगा, इसे तो सिगरेट तक को हाथ लगाने के लिए घर से परमिशन लगती है, कहकर समीर ने बाण चला दिया, जैसा लड़कपन में अक्सर होता है। बहुत हो गया तुम दोनों का, आज मैं तुम दोनों को दिखा दूंगा। बड़े बॉन्ड बनते हो अपने होठों से सिगरेट लगाकर। अरे खुद तो कोई भी पी लेगा, आज मैं इसको सिगरेट पिला के दिखाऊंगा। कहते हुए राकेश ने दोस्तों के सामने बहादुर दिखने के लिए अभय की जेब से चुराई हुई सिगरेट निकाली। उसका हाथ कांप रहा था, उसने बताया, पर वो रुकना नहीं चाहता था। पास के कीचड़ में खोपड़ी से कुछ दूर उसे कुछ चमकता दिखा, शायद लाइटर था पुराना, किसी धातु का या शायद चांदी का। कीचड़ में सनी हुई नक्काशी अभी भी साफ नजर आ रही थी। राकेश ने उसे उठा लिया, साफ किया और किसी नाटकीय ढंग से उसे जलाने की कोशिश करने लगा। बहाने मत कर राकेश, इस लाइटर ने तो कब से आग नहीं देखी होगी, ले माचिस से जला, हिम्मत है तो। अभय बोल पड़ा और जलती माचिस की तीली राकेश के सामने रख दी। तभी राकेश ने एक बार फिर लाइटर के रोलर को घुमाया पूरे जोर से। शायद माचिस की जलती तीली से हो या हवा से, इस बार लाइटर ने भी आग पकड़ ली। तीनों ने एक दूसरे को देखा। राकेश ने सिगरेट जलाई, फिर वो नीचे झुका और एक झटके में उसने बाएं हाथ से इंसानी खोपड़ी को खींचकर कीचड़ से निकाल लिया। हंसते हुए कांपती उंगलियों से उसने सिगरेट खोपड़ी के दांतों के बीच फंसा दी। समीर और अभय ठहाके लगाकर हंसे, तालियां बजाई। राकेश भाई, तू है असली, तू है असली, अभय ने कहा। अरे मर गया राकेश, इट्स रॉकी नाउ, अब तो मानते हो ना मुझे, चैड रॉकी, राकेश ने आवाज भारी करते हुए कहा। और शायद पहली बार वो नाम मजाक में वहीं उस दोपहर पैदा हुआ। फिर रॉकी की आवाज हिप्नोसिस में अचानक रुक गई।
बहुत देर की चुप्पी। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। धुआं, उसने कहा, बहुत धीमे, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। हवा चलनी बंद हो चुकी थी डॉक्टर, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। पर सिगरेट का धुआं, वो वो ऊपर की तरफ नहीं गया। वो एक सेकंड के लिए जैसे जैसे अंदर की तरफ खींचा, जैसे उस खोपड़ी के अंदर, और फिर वो धुआं बाहर निकला, धीरे धीरे, एक लंबी सांस की तरह। सिर्फ एक सांस, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं, सब पहले जैसा। हम तीनों वहीं खड़े रहे, शायद 10 सेकंड, शायद 20 सेकंड, शायद 1 मिनट, बिल्कुल चुपचाप। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर समीर की आवाज आई, चलो, और हम तीनों भागे। उसने बताया, भागते हुए किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और लौटते हुए रास्ते में तीनों ने आंखों ही आंखों में तय किया कि वे किसी को कुछ नहीं बताएंगे, न खोपड़ी के बारे में, न सिगरेट के। लाइटर को राकेश ने चुपचाप अपनी जेब में रख लिया, उस दिन की उसकी बहादुरी का इनाम समझकर। स्कूल में किसी को पता नहीं चला, घर पर भी नहीं, और चलता भी कैसे। उसके कई सालों बाद तक राकेश ने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। तब तक नहीं जब तक उसकी मिल में हुई हड़ताल ने और उसके बिजनेस के डूबने के डर ने उसे अंदर तक डरा के टेंशन में न डुबा दिया था। सेशन में मैंने उसे शांत किया, धीरे धीरे वापस लाया। प्रोफेशनली मैंने इसे एक दबी हुई ट्रॉमा मेमोरी की तरह दर्ज किया। मुर्दे की बेइज्जती का अपराध बोध 35 साल तक दबा रहा, और इस गिल्ट ने, इस अपराध बोध ने सांस की कल्पना गढ़ ली होगी। तनाव में दिमाग ऐसा करता है। लेकिन पर्सनली मैं थोड़ा परेशान था, पता नहीं क्यों। मैंने उस रात भी यही सोचा, अगर वो लाइटर सच में वहां था तो उसका कोई असली मालिक जरूर रहा होगा। अगर वो कंकाल सच में उस झील में था तो कभी ना कभी वो एक इंसान रहा होगा। एक क्लिनिशियन के तौर पर मेरा काम सवाल पूछना है, गोस्ट्स फ्रॉम द पास्ट ढूंढना नहीं, इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन यह सवाल जायज था। अगर वो लाइटर वहां मिला था तो उसका मालिक कौन था, और अगर वो खोपड़ी वहां थी तो कोई शख्स कभी उस झील में डूबा होगा, कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड जरूर होगा। नैनीताल में मेरा एक पुराना पत्रकार दोस्त है, अनिरुद्ध, जो वहाँ के पुराने अखबारों के आर्काइव अच्छे से जानता है। मैंने उसे फ़ोन किया, उसकी मदद मांगी, बिना ये बताए कि असली वजह क्या है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक मरीज़ की केस हिस्ट्री के लिए मुझे पुराने रिकॉर्ड चाहिए, और एक वीकेंड मैं खुद नैनीताल गया। अखबार का आर्काइव एक पुरानी लेक साइड लाइब्रेरी में था। उसने कहा, 50 साल पुराने रिकॉर्ड में डूबने की 3-4 घटनाएं मिलेंगी हर साल। फिर बताया, कई झीलें हैं यहाँ, यह आम बात है। तुम्हें कोई ख़ास तारीख पता है? मुझे नहीं पता था। मैंने सिर्फ इतना कहा, काकड़ताल, हमें उस झील के बारे में ढूंढना होगा। कोई ऐसा शख्स जिसका शव कभी नहीं मिला। पहले 2 घंटे हमें कुछ नहीं मिला। एक अंग्रेज के डूबने की खबर मिली, पर उसका शव उसी हफ्ते बरामद हो गया था, वो नहीं था। फिर एक बच्चे के डूबने की पुरानी खबर भी मिली, इतनी दुखद कि मैंने कुछ देर के लिए रजिस्टर बंद कर दिया, पर वो भी अलग झील की थी। मैं लगभग हार मान चुका था जब अनिरुद्ध ने एक पुराना बहुत पतला सा फोल्डर निकाला जिस पर सिर्फ बेनाम लिखा था।
वो घटनाएं जो अखबार ने छापी थी पर जिनकी कोई तफ्तीश नहीं हुई, जिन पर कोई ध्यान नहीं गया, उसमें एक नाम मिला, स्वरूप श्रीकांत। 50-60 साल से भी पहले की एक छोटी सी खबर, 3 इंच की, पन्ने के सबसे नीचे कोने में छपी। स्थानीय रंगकर्मी कांकड़ताल में डूबा, शव लापता। बस इतना ही। कोई फॉलोअप स्टोरी नहीं, कोई श्रद्धांजलि नहीं। जैसे उसकी मौत भी उतनी ही अनदेखी रही जितनी उसकी जिंदगी। अखबार के दफ्तर के एक बुजुर्ग क्लर्क ने मुझे बताया कि उस दौर की एक छोटी नाट्य मंडली, थिएटर ग्रुप अल्मोड़ा में हुआ करता था और उसका एक सदस्य अब भी वहां रहता है, गोपाल दास बिष्ट। 90 के करीब उम्र, पर याददाश्त अब भी तेज बताई जाती है। मैं अगले ही दिन अल्मोड़ा के लिए निकल गया। बिष्ट जी एक छोटे से घर में रहते थे, अकेले, आंगन में धूप में बैठे, हाथ में एक पुरानी लाठी और एक केयरटेकर। जब मैंने स्वरूप श्रीकांत का नाम लिया, उनके चेहरे पर कुछ बदला, जैसे बरसों बाद कोई भूला हुआ कमरा अचानक रोशन हो गया हो। स्वरूप, उन्होंने दोहराया, धीरे धीरे, जैसे नाम के साथ ही किसी पुरानी याद में जा रहे हों। उसके जैसा टैलेंट कोई नहीं देखा मैंने, आज तक नहीं, 70 साल के थिएटर में नहीं। उन्होंने केयरटेकर से चाय मंगवाई और फिर बताना शुरू किया। स्वरूप रात रात भर अकेला हॉल में लालटेन की रोशनी में अभ्यास करता था, रिहर्सल करता था, एक एक डायलॉग को दर्जनों बार दोहराता जब तक उसकी आवाज बैठ न जाए। एक बार मैंने पूछा, इतना रिहर्सल क्यों स्वरूप, 3 ही तो लाइनें हैं। उसने कहा, विष्टा, आखिरी शब्द से पहले जो रुकाव चाहिए, जो ठहराव चाहिए, वो अभी भी कुछ झूठा लग रहा है, कुछ अनरियल। जब तक वो सच नहीं लगेगा मैं रुकूंगा नहीं। उसी पूरी रात वो एक रुकाव, एक ठहराव पर अटका रहा। मैंने पूछा, फिर उसे मंच क्यों नहीं मिला बिष्ट जी? उनकी मुस्कुराहट थोड़ी कड़वी हो गई। हमारे थिएटर ग्रुप का मालिक, उसके बेटे को भी एक्टिंग का शौक था। हुनर नहीं था उसके पास, पर पैसा बहुत था। लीड रोल हमेशा उसे ही मिलता। स्वरूप को कोई छोटा मोटा रोल, कभी नौकर, कभी दोस्त, कभी कभी बेआवाज लाश। 2-3 गुमनाम नाटकों में छोटे रोल के अलावा उसे कभी पहचान नहीं मिली। उस साल उसके जन्मदिन पर हम लोगों ने एक लाइटर उसे तोहफे में दिया था। बिष्ट जी ने अचानक कहा, आंखें कहीं दूर देखते हुए। हमने बस इतना कहा था उससे, चिंगारी हमेशा जलाए रखना, बुझाना मत। स्वरूप वो लाइटर हमेशा अपने पास रखता था। जब भी वो टेंशन में होता तो उसे खोलता बंद करता रहता, बार बार, बिना सिगरेट जलाए भी। उन्होंने बताया, आखिरी दिनों में स्वरूप बहुत चुप हो गया था। एक रात मंडली की आखिरी बैठक में मालिक के बेटे को फिर एक बड़ा रोल मिला। स्वरूप अब तक पूरी तरह हताश हो चुका था। वो बिना कुछ कहे उठकर चला गया। अगली सुबह उसके कपड़े कांकड़ताल के किनारे मिले और एक छोटा सा कागज भीगा हुआ, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था कि उसने बहुत कोशिश की और शायद इस रूप में, इस जन्म में
मंच उसका कभी नहीं हो सकता, उसका शव कभी नहीं मिला। वो बुरा आदमी नहीं था डॉक्टर, बिष्ट जी ने कहा जाते जाते मेरा हाथ थामकर। हम सब जानते थे स्वरूप बाकियों से बेहतर था, बहुत बेहतर, पर मंच किसी और के हिस्से आता रहा, बार बार, साल दर साल। स्वरूप को लगता था दुनिया एक दिन जरूर देखेगी, लेकिन शायद दुनिया के पास इतना वक्त नहीं था, नहीं था। वापस लौटते हुए मुझे नाट्य मंडली के पुराने रिकॉर्ड में एक धुंधली तस्वीर मिली। मैंने बड़ी सावधानी से उसे अपने हाथ में लिया और देखा। टूटी हुई झूमर वाला एक पुराना हॉल, शायद किसी रिहर्सल की तस्वीर थी। स्टेज के कोने में एक पतला गहरी आंखों वाला आदमी, एक जलती हुई सिगरेट दो उंगलियों के बीच एक खास तरीके से पकड़ी हुई, अंगूठा नीचे, बाकी उंगलियां ऊपर मुड़ी हुई, कलाई थोड़ी झुकी हुई। मैं वहीं खड़ा रह गया, तस्वीर हाथ में लिए। मैंने खुद से कहा, आखिर कई पुराने जमाने के एक्टर इसी तरह सिगरेट पकड़ते थे, ये कोई अनोखी बात नहीं। रॉकी ने शायद ये आदत कहीं किसी पुरानी फिल्म से पकड़ी होगी और नकल कर ली होगी अनजाने में। पर रॉकी ने कभी किसी सेशन में या किसी इंटरव्यू में पुराने दौर की फिल्में देखने का कोई जिक्र नहीं किया था, और ये तस्वीरें कभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। ये इस नाट्य मंडली के निजी रिकॉर्ड में बंद थी 50 सालों से। मैं तस्वीर वापस रखने को हुआ कि तभी मेरी नजर उसके पिछले वाले हिस्से पर पड़ी और पुराने जमाने की लंबे स्ट्रोक्स वाली हैंड राइटिंग में मुझे वो लाइन दिखी जिसने मुझे यह किस्सा लिखने पर मजबूर कर दिया। एक्टिंग बाहर कहीं से सीखी नहीं जाती, वो अंदर से आती है। मैंने रॉकी के साथ तीसरा हिप्नोसिस सेशन बहुत सावधानी से किया। पेशेवर तौर पर मैं जानता था कि मैं अपनी सीमाओं से आगे जा रहा हूं। मैं सिर्फ ट्रॉमा तक नहीं पहुंचना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि मेरे मन के किसी कोने में जो मुझे लग रहा है वो क्या सच में है। मैंने खुद को याद दिलाया बार बार कि एक संयोग कभी भी सबूत नहीं होता। सिगरेट पकड़ने की स्टाइल, टूटा हुआ झूमर, लकड़ी का फर्श, बोलने का तरीका, एक मोनोलॉग, एक लाइन, इतना काफी नहीं है। इसलिए इस बार मैंने बहुत धीरे धीरे रॉकी को उस थिएटर हॉल की तरफ ले जाने की कोशिश की जिसका जिक्र उसने बहुत पहले एक बार अपने सेशन में किया था और जिसकी तस्वीर शायद मैं देख चुका था। कमरे में मोमबत्ती की एक हल्की खुशबू थी, कुछ ऐसा जो दिमाग को शांत करने के लिए मैं कभी कभी सेशन में प्रयोग करता हूं। रॉकी की सांसें गहरी और गहरी होती गई, धीमी पड़ने लगी। उसके हाथ जो आमतौर पर बेपरवाही से हिलते थे, अब किसी पुराने जमाने के नाटकीय अंदाज में धीमे सोच समझकर ऐसे उठने लगे जैसे कोई मुद्राएं बना रहे हों, किसी क्लासिकली ट्रेन्ड एक्टर के हाथों की मुद्राएं, जैसे कोई अदृश्य दर्शकों के सामने बोल रहा हो। हर उंगली एक अलग जगह पर एक खास अंदाज में टिकी हुई थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे उसने बताना शुरू किया। रात के अंधेरे में अकेले रिहर्सल करना, हर बार लीड रोल किसी और को मिल जाना,
निर्देशक की नज़रों में वो निराशा जो कभी शब्दों में नहीं बदली, और भीतर एक भूख, बस एक बार, सिर्फ एक बार मंच पर नोटिस किए जाने की। उसने एक टूटे झूमर का जिक्र किया, चरमराते फर्श का, लालटेन की उस पीली रोशनी का जो मंच की दीवारों पर परछाइयां बनाती थी। 23 साल पहले जब राकेश अग्रवाल मेरे पास आया था तो उसने सिगरेट पीनी शुरू की थी और एक्टिंग करनी भी। मुझे जवाब मालूम था शायद, फिर भी मैंने पूछा, तुमने एक्टिंग कब और कहाँ शुरू की रॉकी? कहाँ सीखा तुमने? लंबी चुप्पी। मेज पर जलती सेंटेड कैंडल का धुआं अचानक एक तरफ झुक गया, जैसे कमरे में कोई और सांस ले रहा हो। फिर मैंने इंतजार किया और उसकी आवाज में, इस बार उसकी आवाज अपनी नहीं लगी, ऊंची नहीं, नाटकीय नहीं, बल्कि धीमी, थकी हुई, बहुत उदास। एक ऐसी आवाज जो मैंने रॉकी में 23 साल में कभी नहीं सुनी थी। उसने कहा, एक्टिंग बाहर कहीं से सीखी नहीं जाती, वो अंदर से आती है। वही लाइन, वही शब्द, लेकिन इस बार उनमें कोई भरोसा नहीं था, कोई गर्व नहीं था, कोई इंटरव्यू वाली मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक शिकायत थी, बहुत पुरानी, बहुत थकी हुई, जैसे कोई बरसों से यही बात दोहरा रहा हो, बिना किसी के सुने। रॉकी का हाथ एक बार फिर किसी सधे हुए स्मोकर की तरह उसके होंठों तक गया, लेकिन उसके अंदर चलती किसी कश्मकश ने जैसे उसके हाथ को रोका, जैसे उसके दिमाग में कोई लड़ाई चल रही हो। स्मोकिंग या एक्टिंग के लिए नहीं, उसके अस्तित्व के लिए। नोट्स लिखते हुए मेरे हाथ, मुझे याद है, हल्के से कांप रहे थे। 35 साल में पहली बार मुझे अपने ही क्लिनिक में जैसे हल्का सा डर लगा था। एक ऐसे पेशेंट का एहसास हुआ था जिसने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, लेकिन मैंने अपनी आवाज स्थिर रखी। मैंने उसे बहुत धीरे धीरे वापस बुलाया, हर कदम पर उसकी सांस नोट करते हुए, देखते हुए, हर गिनती के बाद रुक कर। और इस बार जब वो हिप्नोसिस से बाहर आया तो उसे याद रहा, टुकड़ों में ही सही, पर याद रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही साथ जैसे सच्चाई से रूबरू होने का सुकून भी, बिना किसी शर्मिंदगी के, जैसे कोई पुराना दुख बाहर निकल आया हो। उसकी आंखों से मैंने आंसू निकलते हुए देखे। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोल सका। फिर उसने कहा, डॉक्टर, मुझे मुझे लग रहा है मैंने 20 साल तक जैसे खुद को किराए पर दिया हो, मुझे नहीं पता किसको, और अब वो किराया वापस मांग रहा है। मैंने उससे ये नहीं कहा कि मुझे क्या लगता है कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे, सिर्फ पैटर्न थे। सिगरेट पकड़ने का एक स्टाइल, एक टूटा हुआ झूमर, चरमराता लकड़ी का फर्श, एक सिल्वर लाइटर और एक जुमला जो 50 साल पहले किसी और के भी होंठों पर रहा होगा। एक क्लिनिशियन के लिए केवल पैटर्न को सच मान के डायग्नोसिस करना साइंटिफिक नहीं है, चाहे वो कितना ही साफ क्यों नहीं दिखे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो भी उसका असाधारण हुनर था, उसकी कीमत शायद यही थी कि वो कभी पूरी तरह अपना अस्तित्व
अपना नहीं रख पाया और अब उसे तय करना था कि वो क्या चाहता है। वो असाधारण अभिनेता जो शायद कभी लौट कर आए अगर वो फिर से सिगरेट उठा ले, या वो साधारण आदमी जो पूरा उसका अपना हो। मैंने उससे कभी नहीं कहा सिगरेट फिर से शुरू करो, शायद तुम्हारा एक्टिंग का हुनर लौट आए। मैं ऐसा कह भी नहीं सकता था, न पेशेवर तौर पर न सबूत के तौर पर। लेकिन मुझे लगता है गहरे कहीं रॉकी को खुद पता चल गया था कि सिगरेट सिर्फ फेफड़ों का सवाल नहीं था। और फिर भी जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है, तो उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखता रहा। आखिर में उसने बस इतना कहा, मैं आखिरकार खुद बनकर जीना चाहता हूं डॉक्टर, भले ही गुमनाम हो जाऊं। उसने फिर सिगरेट नहीं छुई। हमारे आखिरी सेशन में मैंने नोटिस किया कि वो पुराना चांदी का लाइटर अब उसके हाथ में नहीं था, न उसकी जेब में, न मेज पर जहां वो अक्सर रखता था। मैंने पूछा तो उसने बस इतना कहा कि अब वो उसे अपने पास नहीं रखता। उसने ये नहीं बताया कि उसे कहाँ छोड़ाया या किसे दे दिया। मैंने भी नहीं पूछा। कुछ चीजें जानने से ज्यादा जरूरी होता है उन्हें जाने देना। रॉकी राकेश ने धीरे धीरे अपने सारे प्रोजेक्ट से अपनी दूरी बना ली। ग्लैमर और स्क्रीन की चकाचौंध से रॉकी धीरे धीरे बैलेंस शीट और बिजनेस के बोरिंग संसार में वापस लौट गया और रॉकी की जगह आहिस्ता आहिस्ता राकेश ने ले ली। हमारे सेशन धीरे धीरे कम हो गए। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा तो वो शांत लग रहा था, हल्का, पहली बार शायद अपने ही चेहरे में, अपने ही अस्तित्व में सहज। कुछ महीने बाद एक संडे सुबह मैं घर पर अपने ड्राइंग रूम में बैठा था और हमेशा की तरह मेरी हाउस हेल्प टीवी बंद करना भूल कर चली गई थी। मैं चाय पी रहा था। किसी एंटरटेनमेंट चैनल पर एक नए स्टार की प्रोफाइल चल रही थी, प्रांजला प्रकाश। वो लड़की जो 10 साल तक टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे सहायक किरदार निभाती रही, बिना किसी खास पहचान के, बिना किसी की नज़र में आए। और पिछले महीने उसकी एक छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म रिलीज हुई थी और रातों रात वो पूरे देश की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक बन गई। हर चैनल उसे दशक की सबसे नैसर्गिक अभिनेत्री बता रहा था। अ नेचुरल टैलेंट, एन एक्टिंग जीनियस। कैमरा उसके चेहरे पर टिका था, स्टूडियो की रोशनी में। एंकर ने वही सवाल पूछा जो हर उभरते सितारे से पूछा जाता है। 10 साल तक नजरअंदाज होने के बाद अचानक इतनी असाधारण अदाकारी कहां से आई? इतनी गहराई, इतना ठहराव जो सिखाया नहीं जा सकता। प्रांजला कुछ देर चुप रही, जैसे जवाब सोच रही हो, या शायद जैसे बहुत पुराना कोई जवाब याद कर रही हो। फिर वह मुस्कुराई, एक शांत, थोड़ी थकी हुई मुस्कान, जैसे किसी बहुत लंबे इंतजार के बाद आई हो। उसने अपने बैग से एक सिगरेट निकाली और एक पुराने चमकते नक्काशीदार लाइटर से उसे सुलगाया। धुआं छोड़ते हुए बहुत सहज अंदाज में, जैसे कोई पुरानी सच्चाई दोहरा रही हो, उसने कहा, एक्टिंग बाहर कहीं से सीखी नहीं जाती, वो अंदर से आती है। मैं अपनी कुर्सी पर बहुत देर तक स्थिर बैठा रहा। चाय ठंडी होती रही, टीवी की रोशनी कमरे में हिलती रही। बाहर सड़क पर कोई गाड़ी गुजरी। मैंने वो लाइन दोबारा अपने दिमाग में दोहराई, फिर एक बार, फिर एक बार।
फिर मैंने वो सिगरेट पकड़ने का तरीका देखा। अंगूठा नीचे, बाकी उंगलियां ऊपर मुड़ी हुई, कलाई थोड़ा सा झुकी हुई। बहुत देर बाद बिना कुछ कहे मैं उठा, अपनी मेज की तरफ गया, एक नई केस फाइल निकाली और उस पर उसका नाम लिखा, प्रांजला प्रकाश। टीवी बंद करना मैं भी भूल गया था।